पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी रिवायत नहीं अपना सकती, हमें किसी डील की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और उनकी अचानक से जो वतन वापसी की खबरें आने लगी हैं, उससे ये तासुर जाने लगा है कि शायद जैसे उनके मामलात तय हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हमारे अवाम के रवैये ट्रैफिक के हवाले से बहुत बेचैन नज़र आते हैं। यानी अगर लोगों का बस चले तो वो इशारों को तोड़कर निकल जाएं, लेकिन ट्रैफिक कानून की पासदारी हर शहरी पे लाजिम है। इसलिए कोई भी इशारा तोड़ते हुए एक बार सोचता ज़रूर है। अच्छा, जब इशारा सूख से सब्ज होता है ना, तो एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, क्योंकि हर एक के लिए सिग्नल बहरहाल एक पाबंदी होती है। लेकिन जैसे ही जब आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं कि ग्रीन सिग्नल आपको गो अहेड मिलता है, तो फिर आपको उसकी जो पाबंदी, आप उससे आज़ाद होकर अपनी मर्जी से आप हरकत करने लगते हैं। और ट्रैफिक में जिस तरह ग्रीन सिग्नल होता है ना, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी ना ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है ग्रीन सिग्नल। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको इसका जवाब बताना चाहती हूँ। आपने जुमला सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि कोई शख्स से कहता पाया जाता है कि जी उस फलां काम के लिए इसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, या फिर फलां शख्स ने इसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये जो ग्रीन सिग्नल है ये अपना कितना असर रखता है, क्योंकि आपके बहुत से मामलात का इन्हिसार होता है इस ग्रीन सिग्नल पर। जैसा कि अब खबरें घर में कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के लिए किसी के ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर हैं। अभी ग्रीन सिग्नल या इशारा उन्हें कौन देता है, कौन नहीं, ये मियाँ साहब से बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये क्या सराई अब हो रही है कि जी नवाज शरीफ साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील होने वाली है, या फिर शायद डील हो चुकी है, और ये चहमगोई होने की वजह से शायद नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस ना आने के चक्कर में अपने वीज़े की तौसीह के लिए ना कोशिशें करते रहे हैं, और उनकी अचानक से जो वतन वापसी की खबरें आने लगी हैं, उससे ये तासुर जाने लगा है कि शायद जैसे उनके मामलात तय हो गए हैं। क्योंकि पहले नवाज शरीफ साहब यही कहते थे कि जी पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है, इसलिए जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो जाते तब तक मियाँ साहब वतन वापस नहीं आएंगे। और इसी ख्याल का इजहार पहले मरियम नवाज ने भी किया, लेकिन अभी हालिया दिनों में नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक खबरों ने सियासत के कहले कि दरो दीवार में हलचल पैदा कर दी है, और अब कहा यह जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अगले साल पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अच्छा, हुकूमती सफ़ों समेत दीगर जो सियासी हलके हैं उनकी जानिब से अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस नहीं आना चाहते, तब एकदम से उनके हवाले से वतन वापस आने की बातें की जा रही हैं। और वफाकी काबीना में भी बाकायदा बात डिस्कस की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी हाल ही में, आपको याद होगा, ये बात की थी कि जी अगर बड़े बड़े चोरों को, डाकुओं को छोड़ना है तो फिर जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। अब इमरान खान साहब के इस बयान को लीगी रहनुमा इमरान खान साहब की बुखलाहट करार दे रहे हैं। लीगी रहनुमा के बकौल अब हुकूमत घबरा रही है, क्योंकि अब हुकूमत को शायद ये डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया कि कहीं नवाज शरीफ साहब हकीकत में वतन वापस ना आ जाएं। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें तब गर्दिश करने लगी जब अयाज सादिक साहब, आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब से लंदन में उन्होंने मुलाकात की, वापस जब वो वतन लौटे और उन्होंने अपने बयान में कहा कि हो सकता है कि वो लंदन जाकर खुद नवाज शरीफ साहब को अगले महीने वापस ले आए। अच्छा, अयाज सादिक साहब के अल्फाज ये थे कि नवाज शरीफ सच में वतन वापस आने वाले हैं, और इस बात का अंदाज़ा उनके चेहरे की खुशी देखकर लगाया जा सकता है। अगर अयाज सादिक की बातों पर गौर किया जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि पर्दे के पीछे बड़ी हलचल हो रही है। बड़ी, कोई छोटी मोटी नहीं, ये कोई आम सी हलचल नहीं है, बल्कि गैर मामूली हलचल समझ लें। और हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की कोई डील हो गई हो। अब इस हवाले से अयाज सादिक साहब ने अपने एक इंटरव्यू में जवाब देते हुए इस बात की बाकायदा तस्दीक की कि नवाज शरीफ साहब आम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं, और वो लंदन में गैर सियासी शख्सियात से भी राब्ते में हैं। और अयाज सादिक साहब के बकौल गैर सियासी लोग नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि PTI को इक़्तिदार में लाकर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। और अयाज के कहते हैं कि जी मुझे इस बात का नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल में अनकरीब कोई बड़ा धमाका होने वाला है, कोई बड़ा धमाका। अच्छा, सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। कहते हैं ये मामला आहिस्ता आहिस्ता होते नज़र नहीं आएंगे, बल्कि तेज़ी के साथ हालात करवट लेंगे। अब अयाज सादिक साहब का दावा देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उनकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो नून लीग पर फिर ये एतराज़ उठ सकता है ना कि वो नज़रियात को कुर्बान करके एक तरफ फिर डील की तरफ चल निकली। मतलब बड़ी बातें करते नज़रियात की, और सबसे बढ़कर नून लीग पर यह तनकीद हो सकती है
कि वो इमरान खान और उनकी जमात को क्या कहते थे, सिलेक्टेड, लेकिन अब खुद एक बार फिर उसी नक्शे कदम पर ये खुद चलें जिस तरह ये बातें करते हैं। अब अयाज सादिक साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर ये सब बातें कर रहे हैं, और नून लीग के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी आजकल नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक ये जो खबरें हैं वो सुनकर क्रीज से निकल कर हुकूमत पर हमले कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो सियासी हलके हैं अयाज सादिक साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं, और उन्हें फ़िलहाल नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता है, और ना ही इन सियासी हलकों को नवाज शरीफ साहब की कोई डील हो जाने के आसार नज़र आ रहे हैं। और ज़राए का दावा ये भी है कि किसी ऐसे स्क्रिप्ट पर अमल नहीं हो रहा जिससे नवाज शरीफ साहब की लंदन वापसी के इम्कानात रोशन हो सकें। और ज़राए का ये भी दावा है बाकायदा कि नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है, और नून लीग की दूसरी सतह की जो क़यादत है वो भी इस बात से बिल्कुल लाइल्म है कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, और आया वो उन लोगों के साथ राब्ते में हैं भी जो उनकी वापसी के हवाले से अहम है। अब जहाँ डील की बातें हो रही हैं तो वहीं पे ख्वाजा आसिफ साहब ये रहे हैं कि जी हमें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में दाखिल नहीं होना चाहिए। अब ख्वाजा आसिफ का ये पैगाम किसके नाम है ये समझना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। खैर ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं पहले ज़रा सुन लेते हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा। अब सुना आपने, अब ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाजा साहब नवाज शरीफ साहब के जो डील होने की खबरें हैं उससे मुताल्लिक़ खुश नहीं, और ख्वाजा साहब लीगी क़यादत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि नून लीग को वही गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए जो वो माजी में करती आई। और ख्वाजा साहब वो रहनुमा हैं जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से पहले भी इख्तिलाफ किया था, और उनका एक मशहूर बयान जरदारी के खिलाफ था, जब ख्वाजा साहब ने ये कहा था कि हमारी जमात ने जरदारी साहब पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, हमारी जमात को जरदारी साहब पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब नाज़रीन लग ऐसा रहा है कि ख्वाजा साहब अब ये कहना चाहते हैं शायद कि डील या चोर दरवाजे से वापस आने का उनकी जमात को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा सियासी नुकसान हो जाएगा। अब इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने वोट को इज्जत दो के बयानिए पर बात की, और इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकलता है कि जी ख्वाजा साहब पार्टी की आला क़यादत को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया उन्हें उस पर कायम रहना चाहिए और सारे चोर दरवाजे बंद होने चाहिए। अच्छा, लीगी रहनुमा बाकायदा ये तजवीज़ दे रहे हैं कि इक़्तिदार में आने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता अवामी वोट, और वोट के ज़रिए ही इक़्तिदार में आना चाहिए। अब सिचुएशन से नज़र ये आ रहा है कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब की डील के ज़रिए वापसी से मुतालिक तकसीम पाई जाती है। अब एक तरफ ख्वाजा आसिफ चोर दरवाजे बंद कर देने की बात करते हैं, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ की अगले साल वापसी होगी और वही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी होंगे। पूरी कौम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है, और हर मुश्किल का हल यही देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएँ और पार्टी को लीड करें। जबकि मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो तर्जुमान है अज़मा बुखारी, उन्होंने हुकूमती रद्द-ए-अमल पर बात करते हुए कहा है कि जी हमारे कायद की वापसी से मुतालिक जो इतलात की खबरें सुनकर ही हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं, और हुकूमत बड़ी कन्फ्यूज़ है, बुखलाहट का शिकार है। और अज़मा बुखारी ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में अभी हतमी तारीख नहीं बता सकती, लेकिन वो जल्द वापस आ रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। अच्छा, जहाँ ख्वाजा से वोट को ये चोर दरवाजे बंद करना चाहते हैं, वहीं पे दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब भी वोट की पामाली रोकने पर बात कर रहे हैं, बड़ी खुलकर बात करें। ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने एहसन इकबाल साहब को, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को मजबूत करना है तो वो वोट की ताकत से ही मजबूत हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खमीर में वोट की ताकत शामिल है जिसके बदन से इस मुल्क ने अपना वजूद पाया था। अब एहसन इकबाल साहब आइन से हट जाने के नुकसानात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी आज पाकिस्तान आइन के रास्ते से हटा, पाकिस्तान कानून के रास्ते से हटा, और आज इसी का नतीजा है कि जी आधा पाकिस्तान टूट चुका है और बाकी पाकिस्तान को संभालने के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब आइन और वोट की ताकत की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापसी से मुतालिक जो डील की खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके बाद तो नून लीग का वोट को इज्जत दो वाला बयानिया हिल कर रह जाएगा। और हसन खावर साहब इस हवाले से बात ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की डील और वापसी से मुतालिक बात करके वो नून लीग ने अपने बयानिए को कह रहे खुद नुकसान पहुंचाया है। ज़रा चलाइएगा क्लिप। जी, तो सुना आपने, हसन खावर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब डील की तलाश में इधर उधर देख रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, और उनको हर हाल में वतन तो वापस आना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो अपने आप को महफूज बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन नून लीग जो बातें कर रही है इससे उनके अपने जो बयानियाँ हैं उस पर ज़रबें लग रही हैं। ये लोग कभी वोट को इज्जतों की बात करते हैं तो फिर अगले ही लम्हे डील का मुतालबा करने लगते हैं, और ये लोग इदारों के खिलाफ साजिशें करते हैं और फिर उन्हीं इदारों से डील भी मांगते हैं।
अच्छा, हसन मजीद ये कह रहे थे कि राना शमीम ने जो एफिडेविट कहाँ साइन किया था, ये सारी कहानी भी सबके सामने खुलकर आ गई है। और हम लोग तो पहले ही ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर 3 साल के बाद राना शमीम का जो ज़मीर एकदम से कैसे जाग गया। लेकिन सारा एजेंडा क्लियर हो गया और नून लीग वाले इदारों के खिलाफ साजिशें जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर डील की उम्मीदें भी बांध लेते हैं। और नून लीग को ऐसी सियासत की रविश से बाज आना चाहिए। अच्छा, शेख रशीद साहब भी ना हसन खावर की बात को कह रहे हैं कि सेकंड करते हुए कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने लंदन बैठकर अदलिया और इदारों की बाकायदा तज़हीक की है। जरा चलाइएगा शेख साहब का क्लिप। अच्छा, कहते हैं जी जरदारी साहब ने लाहौर में टेंट लगाने की बात की। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जरदारी और मेरे दोनों के टेंट के उखड़ने का वक्त आ गया है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से शेख रशीद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके बैरून मुल्क गए और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और वो सेहतमंद हैं क्योंकि उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और ना ही कहीं से इलाज करवाया। अब सुनने में आ रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो उन्हें मैं अपनी जेब से टिकट की पेशकश करता हूँ, ऐसा कह रहे थे शेख साहब। कह रहे जी शरीफ फैमिली के 3 लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो वो भी आ जाएं और उनके पास इदारों के खिलाफ बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब दूसरी जानिब शहबाज गिल भी नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक खबर पर बाकायदा नून लीग की बैंड बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। उनका क्लिप चलाइएगा जी। तो सुना आपने, शहबाज गिल नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करते हुए कहते हैं कि अचानक से नवाज शरीफ साहब का इनकलाबी बुखार कैसे उतर गया। ये लोग ख्वाब देख रहे हैं लेकिन इनकी डील मिल जाने की जो ख्वाहिश है वो कभी भी हकीकत नहीं बन सकती। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को छोड़ना ही है तो फिर सब पर जेल के दरवाजे खोल देने चाहिए। कहते थे मरियम ने जालसाजी की, अदालतों से झूठ बोला। इन लोगों का डील होने का ख्वाब इसलिए पूरा नहीं होगा क्योंकि आला अदलिया ने इन्हें मुजरिम करार दिया है। अब हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ साहब की डील और वापसी की खबरों पर भरपूर तनकीद का सिलसिला आप देख रहे हैं और हमजा शहबाज साहब हुकूमत पर महंगाई की वजह से तनकीद करने का सिलसिला बंद नहीं कर रहे। जरा उनका क्लिप चलाइएगा हमजा शहबाज साहब का। अच्छा, हमजा शहबाज बाकायदा हुकूमत पर गरज रहे हैं और क्या कह रहे हैं जी, घरों में फाके हैं, बिजली के बिल जब आते हैं तो घरों में कहत आते हैं। और मिसाके मईशत के हवाले से वो कह रहे थे कि मिसाके मईशत के बाद एक नया मेचोरिटी का जो दौर है वो पाकिस्तान में लौटा था। पहले सियासी हरीफ होने के बावजूद एक दूसरे को इज्जत से पुकारा जाता था, लेकिन वो कहते थे पिछले 3.5 सालों में इखलाकियात का बाकायदा जनाजा निकाल दिया गया। अच्छा, हमजा की तरह बिलावल भी महंगाई पर और मईशत पर हुकूमत की खुलकर कहते हैं कि भरपूर क्लास लेते हुए दिखाई दे रहा है। जी सुना आपने, बिलावल क्या कहते हैं कि जी हम कठपुतली के खिलाफ शाना बशाना जदोजहद करेंगे और इस कठपुतली के खिलाफ वार करने का वक्त आ चुका है। आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं, ऐसा कहना था बिलावल का। वो कह रहे थे पाकिस्तान में जमहूरियत बस नाम की रह गई है, ना इसमें बोलने की आज़ादी है, ना इसमें जीने की आज़ादी है, ना सांस लेने की आज़ादी है। शहीद बीबी का पाकिस्तान तो माशी तौर पर भी नुकसान में है और गरीब अवाम लावारिस हैं। अच्छा नाज़रीन, बिलावल ये भी कहते हैं कि जी आजकल डील की बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन उन्हें किसी किस्म की डील की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी डील के बगैर ही इक़्तिदार को हासिल कर लेगी। यानी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, उनकी बातों से साफ जाहिर है कि वो भी नून लीग को डील की कोशिश करने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तो उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया कि पीपल्स पार्टी बड़ी पुरएतमाद है, वो वैसे ही इंतखाबात में जीत जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक तीर से कहते हैं ना दो शिकार करना, साथ ही उन्होंने नून लीग को इस बात का ताना दे दिया, तनकीद कर दी कि नून लीग शायद डील करने की कोई कोशिश कर रही है। लेकिन नाज़रीन इस तमाम सिचुएशन में अब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं नहीं आते हैं, डील की बातें सच हैं झूठ हैं अफवाहें हैं, जो भी सिचुएशन है, इस तमाम सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, निगलेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हो रहा है, जिनका बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा, वो है बेचारी अवाम, बेचारा वोटर। और अवाम यकीन जानिए को भी डील देने के लिए या डील देने के लिए तैयार नहीं है और अवाम अब यकीनी तौर पे कह उठेंगे बहुत जल्द कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में कहा है कि पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी रिवायत नहीं अपना सकती, हमें किसी डील की ज़रूरत नहीं है, हमारी डील पाकिस्तानी अवाम के साथ है और 5 जनवरी को हुकूमत के खात्मे की बुनियाद लाहौर से डालेंगे। अच्छा, अपने खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि अवाम नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म का बोझ उठा रहे हैं, आप तैयारी पकड़ें, हम अपने बलबूते पर इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने
अपने एक बयान में कहा है कि मिनी बजट से मुल्क की हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है। इनका जवाब लेने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली हलीम आदिल शेख साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, बिलावल ने जियालों को कहा है कि जी वो तैयारी पकड़ लें और वो 5 जनवरी को लाहौर से आपकी हुकूमत के खात्मे की कहानी शुरू करने आ रहे हैं, तो फिर आप लोग तैयार हैं? क्योंकि बिलावल तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वो सुल्तान राय की बड़कें भी सुनी थी ना आपने, ओ नहीं छड़ांगा, किथे गया मेरी भैन दा दुपट्टा, नहीं छड़ांगा। ये इनकी बड़कें हैं, सुल्तान राय की बड़कें हैं। इनको अपनी खैर मनानी चाहिए। ये क्या लाहौर, मतलब पूरे KP में शोर मचाते रहे, एक सीट लेकर आए हैं ये। बिला वो गए दिन जब चारों सूबों की जंजीर। अरे शेख साहब सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। आपने सुल्तान राय साहब का जिक्र किया, वो तो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार थे और उनको डायलॉग लिख के दिया जाता था। फिल्म में आपको पता है कि कहानी होती है, हकीकत में मबनी तो नहीं होती, कुछ ठीक है हकीकत में मबनी होती है, लेकिन फिर भी एक ड्रामा होता है, कहानी होती है। तो ये सियासत को आपने फिल्म से जोड़ दिया, मतलब बिलावल साहब को आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुल्तान राय कह दिया। देखिए, सुल्तान राय तो बहुत बड़े हमारे हीरो थे, वो बहुत बड़े हीरो थे। मैं उनके डायलॉग की बता रहा हूँ, उनको डायलॉग चुरा लिए हैं उन्होंने। ये सुल्तान राय भी नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ कहाँ सुल्तान राय और कहाँ बिलावल उनके डायलॉग बोल के सुल्तान राय बनना चाह रहे हैं, ये नहीं बन सकते हैं। देखिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, चारों सूबों की जंजीर, और वो भुट्टो साहब ने लाहौर से स्टार्ट किया था। रहा क्या पंजाब में इनके पास, ये चारों सूबों की पार्टी 4 डिवीजन तक महदूद हो गई है। 4 डिवीजन से इंशाल्लाह आइंदा जो भी इलेक्शन है 4 जिलों तक भी रह जाए तो बड़ी बात है। इन्होंने सिंध को तो जाकर लाड़काना में तकरीर फरमा रहे थे। उसी लाड़काना में आपको पता है कि कुत्ते लोगों को खा चुके हैं, उसी लाड़काना को एड्स लग चुकी है, उसी लाड़काना में सबसे ज्यादा लोग गटर के अंदर गिर के मरे हैं। बाकी है कि कब तक इस तरीके से चलाएंगे। और कल जो इनका मेजर इज्तिमा होता है, आप बताइए कि उस इज्तिमा की तादाद भी आपने देखी होगी, लोग सुकड़ते जा रहे हैं। पुलिस वाले तो झंडों में डंडे डाल रहे थे, झंडों का काम भी पुलिस के जरिए कराया जा रहा था। मैं कहना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी अवामी मकबूलियत खो चुकी है और अब ये बड़के मार के बातें करके ये लोगों का रऊ गर्म कराना चाहते हैं। वो थी खत्म, वो दिन हवा हुए। अच्छा। वो दिन नहीं आते इनके। आए लाहौर आके निमट लेते हैं, इनको आए तो सही, देखते हैं इनको पब्लिक ही निमट लेगी लाहौर की। देखते हैं लाहौर में कौन इकट्ठा होता है इनके पास। बड़े बड़े बंगलों में इकट्ठे होकर बातें करने से कुछ नहीं होता। अवाम के लिए लोग पूछेंगे सिंध में आपने क्या किया है, लोग पूछेंगे सिंध को आपने, लाहौर पंजाब को तो आप पाक ही रखें। ठीक है। अच्छा शेख साहब, सिंध का आप जिक्र कर रहे हैं तो वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब कुछ कह रहे थे, जरा वो क्या कह रहे थे, जरा उनकी बातों का फिर आप जवाब लेती हूँ। जरा क्लिप चलाएगा टीम जी। तो आपने पहले भी सुना होगा शेख साहब सईद गनी साहब की इन बातों को, आप दोबारा सुन ली, क्या कहेंगे आप? यही बात गिलगित बिल्तिस्तान में भी कहते थे, यही कश्मीर में भी कहते थे। अब चले KP में जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा, जो अशर हुआ वो हमारा, वो इनका क्या अशर हुआ ये तो बताइए ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है, उसका हर सूबे में अलग पार्टी से मुकाबला है। KP में JUI से मुकाबला हो गया, PP 0। पंजाब में नून से मुकाबला, पीपल्स पार्टी और JUI 0। सिंध में PP से मुकाबला, नून JUI 0। और बलोचिस्तान में आपस में मुकाबला। मैं कहना चाहता हूं कि वो पार्टी जो कई सूबों से फारिग हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ जो इन दोनों स्टेटस को की जमातों को फारिग करने के बाद, घर पहुंचाने के बाद मैदान में आई है। हर जगह ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन ये सूबाई जमातें रह चुकी हैं। एक मुल्कगीर जमात एक ही है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हर सूबे में उसकी अलग टीम से मुकाबला हो रहा है। ये क्या करेंगे? पंजाब में, लाहौर में, KP में अशर देख चुके, अरबों रुपए खर्च करने के बाद आज़ाद कश्मीर में हारे, GB में हारे, KP में नजर नहीं आए, पंजाब में नजर नहीं आए। बात है कहने के, दिल के बहलाने। फिर मैं कहता हूँ गालिबी ख्याल अच्छा है, जो चाहे सोचते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन जमात है। ठीक है। शेख साहब, सिंध में जो तरमीमी बलदियाती कानून नाफिजुल अमन होने के बाद अब ऑपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी? देखिए, ये एक
सिर्फ तरमीमी एक्ट तरमीम के बजाय जो 2013 का ओरिजिनल एक्ट है वो ही आइन से मुतसादिम है। आइन के आर्टिकल 140A, आइन के आर्टिकल 7, 8 और 32 से मुतसादिम है। और लाजमी बात यह है कि हम इंतजार कर रहे थे, दो जगहों पर ग्राउंड पे हम मौजूद थे। हम इनको रोडों पर भी लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह कोर्टों में भी जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं माने, और इंशाअल्लाह इनको ये अवाम दुश्मन कानून, ये सिंध दुश्मन कानून, ये काला कानून, ये आइन से मुतसादिम कानून, ये खत्म वापस करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि ये आइन की बहाली की, आइन की मुख्तलिफ शिकों को इन्होंने भस्म कर दिया है। और एक और चीज सुना है परसों की कैबिनेट मीटिंग में करने जा रहे हैं, ये पुलिस ऑर्डर में भी कोई कैडर में तब्दीली कर रहे हैं, तो ये गलत तरफ चल पड़े हैं। हम इंशाल्लाह इस अमेंडमेंट को भी खत्म कराएंगे, 2013 के एक्ट को भी खत्म कराएंगे, और भी जो आइन से मुतसादिम इनके अमाल हैं उनको भी, जो इनकी हरकतें उन्हें खत्म कराएंगे। और मुझे लगता है कि ये तो मूवमेंट फॉर हमें कॉन्स्टिट्यूशन चलानी पड़ेगी इंशाल्लाह, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, MRC चलानी पड़ेगी। अच्छा आगे चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ये बताया है कि जी काबीना ने नाजिम जोखियों कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती जो टीम है उसकी मंजूरी दी है। तो आपकी सिंध की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है, आप बताएं कि ये जो नाजिम जोखियों कत्ल केस में JIT बनाने की ज़रूरत क्यों पेश है? देखिए, नाजिम जोखियों कत्ल केस, मैं वो शख्स हूँ कि पहले दिन जब नाजिम जोखियों की बॉडी 7 घंटे से जिना हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में सड़ रही थी और कोई डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं था, चूंकि डॉक्टर्स को मना कर दिया गया था और कह दिया गया था कि पोस्टमार्टम ना करें। उनकी फैमिली पे प्रेशर डाला जा रहा था कि जाइए, फैसला कर देंगे, पैसे दे देंगे। मैं था, हमारे साथ साथी MP राजा अदर साहब, मैं पोस्टमार्टम कराए हॉस्पिटल गया था, हमारे MP राजा अदर साहब भी साथ थे। फिर राजा अदर साहब PTI के MP ने थाने जाके FIR कटाई थी। उसके बाद इन्होंने वही रिवायती प्रेशर डालकर, जो सरदारी निज़ाम है, इन्होंने उसके भाई को जो कंप्लेनेंट था उससे इन्होंने कहा था कि नहीं जी मैंने माफ कर दिया, जबकि उसकी बीवी माफ नहीं कर रही थी। और ये चूंकि इनकी पुलिस, इनकी प्रोसिक्यूशन, इनकी एक मिसाल दे दो डॉक्टर साहब आपको, अभी 67 kg चर्च पकड़ी गई थी, रेंजर्स ने पकड़ी थी, पुलिस ने उसका चालान किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जिसके सरबराह मिनिस्टर जो है एडवाइजर मुर्तजा वहाब साहब है, उन्होंने कहा नहीं ये चर्च नहीं था, चॉकलेट था, उसको माफ कर दिया, आजाद करा दिया। तो यहाँ चूंकि इसमें एक MLA इन्वॉल्व है, एक MP इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इन्वॉल्व है, इसलिए इस केस का यहाँ कुछ नहीं बनना था। मैं कहता हूँ कि एक गरीब को बड़ी ज्यादती से कत्ल किया गया और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वजीर आजम को कि उन्होंने इसकी JIT की मंजूरी दी है। हम समझते हैं कि कातिलों को उनके आखिरी ठिकाने तक पहुंचना चाहिए और ये गरीब का कत्ल एक सरदारी निज़ाम की एक मिसाल है और इसलिए हमने इसको टेकअप किया और इसको आखिर तक छोड़ कर आएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आजम की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी गई। कौमी सलामती पॉलिसी 2022 से 2026 के लिए और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कौमी सलामती की पॉलिसी नहायत जामे है। कौमी सलामती के साथ फूड सिक्योरिटी वाबस्ता है और पहली बार कौमी सलामती को मुआशी सूरत हाल से जोड़ा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी का सबसे अहम नुकता आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अच्छा, दूसरी जानिब भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब किया गया और उनसे हिंदुत्वा के हामियों की जानिब से भारतीय मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए ये जो खुल्लम खुले मुतालिबात की शदीद मजम्मत की गई है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत पर जोर दिया गया कि ये बात इंतहाई काबिल मजम्मत है कि नस्ल कुशी का मुतालबा करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों ने ना तो इस पर अफसोस का इजहार किया और ना ही मोदी हुकूमत ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत जो आलमी बरादरी से मुतालिबा कि वो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर भारत को जिम्मेदार ठहराए और मुसलमानों की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे।
इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उस पर 2014 में काम शुरू हुआ था और अब 9 साल बाद मंजूरी हुई है। क्या कहेंगे कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती पॉलिसी जिस पर तमाम सिविल अस्करी जो क़यादत है वो मुत्तफिक हो? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे असल में जहाँ भी सलामती का लफ्ज़ आता है सिक्योरिटी अंग्रेजी में, तो लोग ये समझते हैं जी कि शायद ये दिफा के मुतल्लिक है, दिफाई पॉलिसी है, टैंक और तोपों के मुतल्लिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी का एक एक्सटेंडेड तर्जुमा है जिसके अंदर ये सारी बातें जिनका आपने जिक्र किया, तालीम का इंतज़ाम, उसके बाद इंसाफ की फराहमी, बराबर के मुआशी मौक़े फराहम करना और बहुत सारी चीज़ें, इसमें एनवायरनमेंट वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये मेरा ख्याल ये लिंक मिसिंग था, इसलिए कि देखें वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। दिफाई पॉलिसी मौजूद थी, फॉरेन पॉलिसी मौजूद थी, फाइनेंस पॉलिसी चल रही थी, लेकिन इनके ऊपर मरबूत तौर पर इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई एपेक्स पॉलिसी जिसको कहते हैं टॉप लेवल की, वो रिटन फॉर्म में गैर मौजूद थी। तो लिहाजा ये खला था। और क्योंकि मैंने खुद भी इस पर काम किया, ये सरताज अजीज साहब के ज़माने से काम शुरू हुआ, उसके बाद नासिर जंजुआ साहब ने काम किया, फिर मैंने इसके ऊपर काम किया, और अब ये शेरा साहब ज़रा के वो यूसुफ साहब के सर जाता है, उन्होंने इसको मुकम्मल किया। और आपको क्रेडिट इसी हुकूमत को देना पड़ेगा जिन्होंने ये इसको माना और अडॉप्ट किया। तो ये बहुत अहम पॉलिसी है, इसके बगैर जो कुछ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। ऐन मुमकिन है कि फॉरेन पॉलिसी जो है कुछ मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में सोच रही हो, और जो फाइनेंस डिवीजन है उसको ये सूट ना करता हो, उसको दूसरे मुल्क सूट कर रहे हो, और डिफेंस पॉलिसी वाले जो लोग हैं वो कहीं और से हथियार लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फिर एक हौच पौच हो जाता है। ये जो पॉलिसी है ये एक डायरेक्शन फराहम करती है, ये उनकी कोऑर्डिनेशन का काम करती है, और इसमें तमाम अमूर जो हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल भी इसका ऐसा है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये पॉलिसी आप यूँ समझें कि आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये नहीं कि इसकी गैर मौजूदगी में ये काम हो नहीं रहा था, अब ज़्यादा मरबूत तरीके से होगा। जी ठीक है। अच्छा जनरल साहब, क्या पाकिस्तान के लिए जो हालिया बरसों की बात करूं खतरे की नौयत बदल गई है और सिक्योरिटी की जो नई तारीफ है उसमें पाकिस्तानी ये जो पॉलिसी साज इदारों की तरफ से मुल्की मईशत को भी सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है? वज़ीर आज़म साहब ने भी इजलास में अवामी फलाह और सिक्योरिटी का ताल्लुक बयान किया है। जी ये तो मेरा ख्याल है कि ये आप कह सकते हैं कि जिनको मालूम नहीं था सिक्योरिटी का मतलब, वो तो ये कह सकते हैं कि जी हमें पहली दफ़ा पता चला है कि नेशनल सिक्योरिटी ये होती है। बात ये मेरी बहन के जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म हैं, जो भी अपने इंटरेस्ट की बात समझते हैं, उनको पता है सुप्रीम इंटरेस्ट किसी भी मुल्क का है वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है हर मुल्क का। तो ये कहना कि जी पहली दफ़ा ये हुआ है, ये बड़ी मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि अगर उनको पहली दफ़ा पता चला है तो ये अलग बात है, हमें तो बहुत अरसे से पता था। देखिए ये जो एक बात बढ़ाई जा रही है बहुत कि जी ये जियो इकोनॉमी का ज़माना है, और मैं हमेशा बात करता रहता हूँ और आपके प्रोग्राम पे भी मैंने बहुत दफ़ा कहा है, जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स आपस में गुंदे हुए हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है। अगर मिसाल देखें, हमेशा से इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, हमेशा से हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका मतलब वसाइल है, और वसाइल हासिल करने के लिए आपको अच्छे ताल्लुकात चाहिए जो कि रिलेशंस हैं, और अच्छे ताल्लुकात के लिए बाज़ औक़ात आपको कुछ ऑफर करना पड़ता है, कुछ दबाव डालना पड़ता है, वो जियो स्ट्रेटजी है। तो जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स मिले हुए हैं, और ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है जी कि अब हम जियो इकोनॉमिक्स के दौर में दाखिल हो गए। हमेशा से जियो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये अगर कोई ये कहता है कि मुझे आज समझ आई है, वो अलग बात है। तो मैंने तो जब से ये स्ट्रेटजी पढ़ी है और पॉलिसीज़ पढ़ी है, मुझे तो पता है कि ये कोई ऐसी बात नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता इसको कोऑर्डिनेट करना, इसको सही डायरेक्शन देना, ये वाकई नई बात है, और इसके मुताबिक सारी चीज़ों को चलाना ये एक अहम बात है। लेकिन एक बात मैं ऐड करता जाऊँ अगर आप इजाज़त दें। ठीक है। वो ये है कि फिलॉसफियाँ और पॉलिसियाँ कुछ नहीं होती जब तक कि आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की ताकत ना हो।
ठीक है, बड़ी अहम बात, बहुत अच्छा पॉइंट। अच्छा आगे चलते हैं जनरल साहब, कुछ नाक़िदीन ये कहते हैं कि जी कौमी सलामती पॉलिसी हर मुल्क का एक सियासी, वो कहते हैं जी इस पर एक दस्तावेज होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट खारिजा अमूर और जो अंदरूनी मामलात हैं उसको कंट्रोल करती है। इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। जी ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसका मैं चूँकि खुद फर्स्ट हैंड मुझे एक्सपीरियंस है लिहाजा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बात ये है कि ये जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट की और आजकल आप समझ लें नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की, कि वो टॉप की पॉलिसी जो कि डायरेक्शन दे उसका एक डॉक्यूमेंटेड इजरा करे ताकि बाकी लोग अपनी पॉलिसीज बना सकें। अभी मैं ये बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता रहा है कि हम एक ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी बनाते थे और NDU पे एक एक्सरसाइज होती थी, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते थे। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि कोई नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट हो ताकि उसमें से हम अपनी दिफाई पॉलिसी निकाल सकें, लेकिन ये चूंकि नापैद थी तो हम एक ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी बना के फिर हुकूमत को भेजते थे कि ये हमारी डिफेंस पॉलिसी है। कोई जवाब नहीं आता था, कभी उस पर किसी ने उसको अप्रूव नहीं किया है। तो फिर हम खुद ही यानी कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो एक डिफेंस पॉलिसी के ऊपर दस्तखत करके उसको उस पॉलिसी का इजरा कर देता था। तो जब टॉप की पॉलिसी नापैद थी तो नीचे वाली पॉलिसी जो है जितनी भी है, चाहे फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, वो अपने अपने अकल के मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक वो बना देते थे। साफ ज़रा एक्सपर्ट्स तो डिफेंस पॉलिसी के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ही है, फाइनेंस पॉलिसी के फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट में ही है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन देने के लिए इस पॉलिसी की ज़रूरत होती है। तो ये गलत है बिल्कुल इल्ज़ाम कि जी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी बनाती थी तो लिहाजा हमें किसी और को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एहलियत पैदा करें बनाने की तो फिर बन जाती। ठीक है। अच्छा ये जनरल साहब सियालकोट के वाक़े पर हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, सब ने उस वाक़े की शदीद मजम्मत की, लेकिन भारत में जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है उस पर किसी के कान पे जून तक नहीं रेंगती है। और अब उनके जो BJP के जो रहनुमा मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए खुलेआम ऐलानात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उनकी अदलिया के आप डिसीजंस देख लें कितने बाइस्ड आते हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, मुसलमानों को लेकर, मसाजिद पर वहाँ हमले किए जा रहे हैं और अब नस्ल कुशी के लिए खुलेआम ऐलानात किए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? जी पहली बात तो ये कि बहुत काबिल अफसोस सूरत हाल है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के ज़िम्मे एक काम तो ये है कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पे लोगों को आगाह करे, पूरी दुनिया को आगाह करे, लेकिन आपको पता है दुनिया किस चीज़ पे कान धरती है, किस चीज़ पे कान नहीं धरती, उस पर आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जुल्म व सितम भारत के मुसलमानों पर हो रहा है उसमें पाकिस्तान की कमज़ोरी भी एक वजह है। ये नहीं मैं कहता कि टोटल वजह ये है, क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत होता तो पाकिस्तान की आवाज़ भी मजबूत होती, और ये सिर्फ एटम बम रखने से मुल्क मजबूत नहीं होते, उसको मजबूती के और बहुत सी चीज़ें, और हमें आज उस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आपके नाज़रीन भी समझते हैं, आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ। पाकिस्तान की आवाज़ में जब तवानाई होगी तो भारत में इस किस्म के काम नहीं हो पाएंगे। और फिर ये भी हमें देखना है कि एक बड़ा हमसाया मुल्क पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं जब आपके पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा हो। आप तो वो नहीं कर पाए जो कि आपका अपना मसला था, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसको भी आपने कश्मीरियों का मसला बना के पेश कर दिया, हालांकि वो पाकिस्तान का मसला था। तो भारत के मुसलमान बेचारों की तो हम क्या मदद कर पाएंगे। तो हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। तो मेरा ख्याल है वो जान जब भी हमने अपने अंदर पैदा कर ली तो आप देखेंगे कि वहाँ भी हिंदू सोचेंगे मुसलमानों पर हाथ उठाते हुए। ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।